चलो तो भाई हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? लीवर के बारे में। किसके? लीवर के बारे में। और लीवर में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि अगर पूछा जाए कि लीवर का वजन कितना है, बोलो भाई। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम से लेकर के और 2 किलोग्राम तक। कितना भाई? 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम तक लीवर का वजन है। अब आगे बताया था इनमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो बताया था हिपैटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं भाई? हिपैटिक कोशिका। लीवर में कौन सी कोशिका? तो हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताया था इन हिपैटिक कोशिकाओं में रीजनरेशन की क्षमता बहुत होती है, ठीक है ना। पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। किसमें होती है सबसे ज्यादा? तो बताएंगे लीवर में। अब लीवर के अध्ययन को तो इनमें क्या होता है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें? तो बताएंगे लीवर में, ठीक है भाई। और इसके बाद लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे हिपैटोलॉजी। क्या कहा जाता है भाई? हिपैटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लीवर, हिपैटोलॉजी। इसके बाद बताया था इसी लीवर से क्या निकल रहा है? पित्तरस। क्या निकल रहा है? पित्तरस। तो लीवर से पित्तरस निकल रहा है, लेकिन जमा कहां पर हो रहा है? तो बताएंगे जमा हो रहा है पित्ताशय में, ठीक है ना। पित्तरस निकलता लीवर से है, लेकिन जमा कहां पर होता है? तो बताएंगे पित्ताशय में होता है। अब इस पित्तरस कैसा होता है? किस कलर का होता है? तो बताएंगे ये जो पित्तरस होता है तो हल्के हरे कलर का होता है। हल्के हरे कलर का, ठीक है ना। तो पित्तरस हल्के हरे कलर का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? बोलो भाई। 7.7। तो पीएच मान अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 7.7 इसका पीएच मान होता है। तो बताइए पित्तरस अम्लीय है कि क्षारीय है? बोलो भाई। क्षारीय है। तो पित्तरस क्षारीय होगा, क्योंकि आपको पीएच मान के बारे में पता है। बोलो भाई, पीएच मान के बारे में पता है। पीएच मान कितने से लेकर कितने तक? 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। मिडिल इसका कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 के इस साइड को चलते हैं तो क्या होते हैं? अम्ल। और 7 के इस साइड को चलते हैं तो क्या होता है भाई? क्षार, ठीक है ना। तो 7 से अगर 14 की ओर चलते हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे? पीएच मान क्षारीय कहलाएंगे। और अगर 7 से 0 की ओर चलते हैं तो वो पीएच मान क्या कहलाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे। अब इससे पित्तरस निकल रहा है। तो लीवर एक ग्रंथि है। क्या है भाई? ग्रंथि है। क्यों ग्रंथि है? बता चुके हैं। कैसी ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो बताएंगे लीवर, ठीक है। अब ग्रंथि किसे कहते हैं इसके बारे में बताया आप लोगों को कि ग्रंथि किसे कहते हैं। बोलो भाई। ग्रंथि ऐसा अंग जिससे या तो एंजाइम निकले, या तो रस निकले, या हार्मोन्स निकले, उसे क्या कहा जाता है? बोलो भाई। उसे क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। अब इससे लीवर से क्या निकल रहा है? रस। तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रंथि। तो लीवर एक ग्रंथि है। अब उसमें भी कौन सी ग्रंथि? तो देखो, जिससे रस और एंजाइम निकलते हैं उसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी भाई? बहिस्रावी ग्रंथि। और जिससे हार्मोन्स निकलते हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि। और जिससे हार्मोन्स और एंजाइम और रस सभी निकलते हैं उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो लीवर से हमारे क्या निकल रहा है? रस। केवल रस निकल रहा है, इसलिए लीवर क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। अब इसका हरा रंग किसके कारण होता है? तो लीवर से 2 वर्णक निकलते हैं, 2 पिगमेंट निकलते हैं। कौन कौन से? एक बिलिरुबिन निकलता है और दूसरा बिलिवर्डिन।
तो इसका हरा कलर किसके कारण? तो बताएंगे बिलीवर्डिन के कारण। हरा कलर किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो हरा कलर जो होता है लीवर का तो किसके कारण होता है? तो बताएंगे बिलीवर्डिन के कारण। बताया था कि इसी लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी का संचय रहता है। तो अगर पूछा जाए विटामिन ए और विटामिन डी का संचय कहां पर रहता है तो क्या बताएंगे? लीवर में, यानी कि यकृत में। ठीक है ना। जब ग्लूकोज बताया था, ग्लूकोज का सूत्र बताओ भाई, C6H12O6। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने लगती है तो हमारे अग्न्याशय से एक हार्मोन्स निकलता है, उसको कहा जाता है इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि यह हार्मोन्स जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। किसमें भाई? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर रहता है? तो बताएंगे लीवर में। ठीक है ना। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर रहता है? तो बताएंगे कहां पर रहता है? लीवर में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब अगली बात बताई थी कि यूरिया जो बनती है, यूरिया, तो यूरिया भी कहां बनती है? बोलो भाई, लीवर में। यूरिया का निर्माण भी कहां पर होता है? लीवर में होता है। इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CONH2। यानी कि जो यूरिया का निर्माण होता है वो भी हमारा कहां पर होता है? इसी लीवर पर होता है। ठीक है। अब यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन? तो बताएंगे 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? अगर पूछा जाए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत, तो बताएंगे 46%। और इसी में अमोनिया, ये सबसे पहले लीवर में अमोनिया ही बनती है। अमोनिया का सूत्र बताओ भाई, NH3। तो यानी कि लीवर में अमोनिया बनती है जो बाद में यूरिया में परिवर्तित होती है। तो इस बात को भी याद रखना कि लीवर किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। वही अमोनिया बाद में किस में परिवर्तित हो जाती है? तो बताएंगे यूरिया में। किस में परिवर्तित हो जाती है भाई? यूरिया में। इस तरीके से इसके बारे में आप लोगों को सारी चीजें लिखा भी दी थी। लीवर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, इसलिए हिपैरिन भी निकलता है, फाइब्रिनोजन भी निकलता है, और इसके बाद यहां से बिलिरुबिन भी निकलता है, बिलिवर्डिन भी निकलता है, विटामिन ए का संचय रहता है, विटामिन डी का संचय रहता है, और इसके बाद अमोनिया भी निकलती है। इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है? रसायन की फैक्ट्री। ठीक है ना। तो रसायन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? लीवर को। ठीक है। अब अगली बात आती है लीवर के बाद। अब अगला अंग हम पढ़ेंगे अग्न्याशय। क्या पढ़ेंगे भाई? अग्न्याशय। तो क्या होता है अग्न्याशय? अब अग्न्याशय के बारे में देखना भाई, अग्न्याशय क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। अग्न्याशय लीवर के थोड़ा पीछे पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भाई? पीछे पाया जाता है। लेकिन इसको आपको बता दें कि ये जो संरचना होती है अग्न्याशय की तो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि पत्ती जैसी संरचना। तो अग्न्याशय की यानी कि पैंक्रियाज की जो संरचना होती है तो कैसी होती है? पत्ती के आकार की। कैसी होती है भाई? पत्ती के आकार की। अब अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस द्वीपिका। क्या पाई जाती है भाई? लैंगरहैंस क्या पाई जाती है? द्वीपिका। अब इस लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज किसने की? तो बताएंगे लैंगरहैंस। किसने की भाई? लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज अगर पूछा जाए किसने की तो बताएंगे लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज लैंगरहैंस ने की। किसने की भाई? लैंगरहैंस ने। और इस लैंगरहैंस द्वीपिका में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और डेल्टा कोशिका। ठीक है ना। इन अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स भाई? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। तो अल्फा कोशिकाओं से
ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है, जबकि इनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर गामा और डेल्टा की, तो सोमैटोसिन और सोमैटोस्टैटिन, ये दो हार्मोन्स यानी कि गामा और डेल्टा से निकलते हैं। हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स की अगर खोज की बात की जाए तो इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की, तो बताएंगे वेंटिंग और वेस्ट ने। किसने की भाई? वेंटिंग और वेस्ट। ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वेंटिंग और दूसरे का नाम था वेस्ट। तो वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इंसुलिन नामक हार्मोन्स की खोज की। ठीक है भाई। किस पर की थी सबसे पहले, तो बताएंगे कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर की थी। अब इसके बाद वेंटिंग और वेस्ट ने जब इसकी खोज की तो इसमें पाया कि इसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? इंसुलिन। और इस इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? कौन सी बीमारी? तो बताएंगे मधुमेह। तो मधुमेह नामक बीमारी किसकी कमी से? तो बताएंगे कि मधुमेह नामक बीमारी इंसुलिन की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। ठीक है। अगर अधिकता हो जाए इंसुलिन की तब भी एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है भाई? हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी किसके कारण? तो इसको भी बताएंगे इंसुलिन की अधिकता के कारण। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी और इंसुलिन की अधिकता के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए कि अब बात यहां पर आती है कि ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को जब ज्यादा हमारे शरीर पर ग्लूकोज हो जाता है ना, जब हमारे ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है ना, तो इंसुलिन हार्मोन्स उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके उसको कहां पर भेज देगा? लीवर पर। तो लीवर पर संचित रहता है। जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो फिर से वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? तो बताएंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? कौन सा हार्मोन्स? तो बताएंगे ग्लूकेगॉन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो बताएंगे इंसुलिन। ठीक है ना। और ये दोनों हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? तो बताएंगे लैंगरहैंस दीपिका से। लैंगरहैंस दीपिका कहां पर पाई जाती है? तो बताएंगे अग्न्याशय। क्या बताएंगे भाई? अग्न्याशय। अब अग्न्याशय में पाए जाते हैं ये, यानी कि लैंगरहैंस दीपिका। उसी में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है भाई। अब इसी अग्न्याशय में और भी क्या पढ़ना है? इसी अग्न्याशय से हमारे यानी कि एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन। कौन सा भाई? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। तीसरा एंजाइम लाइफेज। लाइफेज। तो ये तीन एंजाइम निकलते हैं किससे भाई? यानी कि अग्न्याशय से। अग्न्याशय से तीन प्रकार के एंजाइम निकले। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइफेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो बताएंगे कि जो प्रोटीन बची थी, शेष प्रोटीन, कुछ प्रोटीन गया यानी कि पाचन हो चुका था हमारा कहां पर? अमाशय में। अमाशय में पेप्सिन नामक प्रोटीन ने, पेप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर दिया था। अब वही जो प्रोटीन और पेप्टोन्स आया तो शेष प्रोटीन, क्या भाई? शेष प्रोटीन और इसके बाद जो पेप्टोन्स होगा, शेष प्रोटीन और पेप्टोन्स को किसमें परिवर्तित कर देगा? तो बताएंगे पॉलीपेप्टाइड में। किसमें भाई? पॉलीपेप्टाइड में। तो पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देगा। ठीक है भाई। तो किसमें परिवर्तित कर दिया? पॉलीपेप्टाइड में। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को
और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करना। ट्रिप्सिन का काम क्या? शेष प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करना। एमाइलेज का काम क्या होता है? तो बताएंगे एमाइलेज का काम होता है स्टार्च। क्या भाई? स्टार्च। इसी को माड कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं भाई? माड, या मंड भी कहा जाता है इसी को, ठीक है ना। तो स्टार्च को किस शर्करा में परिवर्तित कर देता है? तो बताएंगे मल्टोस शर्करा में। मल्टोस शर्करा में। कौन सी शर्करा में? मल्टोस नामक शर्करा में। तो स्टार्च को यानी कि माड को किस शर्करा में परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है अग्न्याशय में? बताएंगे प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और लाइपेज यानी किसका पाचन करता है? तो बताएंगे वसा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो यह पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है? पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है। इस पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें परिवर्तित कर देता है? तो इस पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वही कहलाने लगता है क्या? डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। और उसी का नाम होता है क्या? मल्टोस। उसी का नाम क्या होता है भाई? मल्टोस। इसके बाद लाइपेज नामक एंजाइम का कार्य क्या है? तो बताएंगे वसा। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो बताएंगे लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? तो बताएंगे वसा का। वसा को यह किसमें परिवर्तित कर देता है? तो बताएंगे वसीय अम्ल में। किसमें भाई? वसीय अम्ल में। तो वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इतनी बात समझ में आई भाई? अब देखिए अग्न्याशय से क्या क्या निकला? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तीनों क्या है? एंजाइम है। ये तीनों क्या है? एंजाइम है। और अग्न्याशय से क्या निकला? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमैटोसिन और सोमैटोस्टैटिन, ये निकले हार्मोन से। तो अग्न्याशय से एंजाइम भी निकल रहे हैं, अग्न्याशय से हार्मोन्स भी निकल रहे हैं। और अभी आपको बताया था कि जिससे यानी कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकले, एंजाइम भी निकले। क्या निकले भाई? एंजाइम और इसके बाद हार्मोन्स। एंजाइम और हार्मोन्स ये दोनों निकले, वो कैसी ग्रंथि कहलाती है? तो बताएंगे मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। कैसी भाई? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ठीक है ना। तो अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है भाई? मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्न्याशय हमारी एक प्रकार की कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। हमारे शरीर पर एक ही मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, और उसका नाम क्या है? अग्न्याशय। हमारे शरीर पर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां, जैसे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां और जैसे आपकी मिश्रित ग्रंथियां। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई गई। बहिस्रावी ग्रंथियों में अगर पूछे तो बताएंगे 6। बहिस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 6 होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या पूछे तो बताएंगे 8, ठीक है ना। किसी किसी बुक में यहां पर 7 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि वो अग्न्याशय को भी मान लेते हैं बहिस्रावी। और किसी किसी बुक में यहां पर 9 लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर अग्न्याशय को अंतःस्रावी में जोड़ लेते हैं। तो कुछ लोग अंतःस्रावी में जोड़ लेते हैं और कुछ जोड़ देते हैं किसमें? बहिस्रावी में। इसलिए यहां पर 7 और 9 हो जाता है। बात समझ में आई? जबकि यह एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस तरीके से अग्न्याशय एक कैसी ग्रंथि हुई? मिश्रित ग्रंथि हुई। क्यों? क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावण होता है, ठीक है भाई।